हेलो गाइस, आई एम प्रीति अग्रवाल फ्रॉम कोलकाता। तो अब हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन चैप्टर 10 पार्ट 2 चैप्टर 10 ऑफ सारा काश। ऐसे बोला जाएगा तो चैप्टर 20 द लास्ट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। समर प्रेस से लौटने के बाद ऊपर छज्जे पर बैठा था, छत पर। उसका चेहरा इतना थका और उतरा हुआ था कि प्रभा ने उसका हाथ छूकर देखा तो बुखार तो नहीं है ना। वह सुनी सुनी सी आंखों से प्रभा को देख रहा था, एकदम लोनली। उसे अपने आसपास सबको झूठ और छल के एक अंतहीन जाल की तरह लग रहा था कि सब लोग झूठे मक्कार है जिसमें उसे कैद कर दिया। जैसे लग रहा है कि वो ऐसी दुनिया में कैद है जहां पे सब छल है। एक फंदे को काटता है तो दूसरा सामने आ जाता है, कि एक मुसीबत जाती है तो दूसरा सामने आ जाता है। वह भी वैसी ही निकली। उसको लगा कि प्रभा भी वैसी निकली, क्योंकि इसका हो गया भी काम, माने इसका काम वाम छूट गया था। तो अभी कुछ ऐसा हुआ कि इसको बहुत गुस्सा आया। नीचे चूड़ी वाली चूड़ियां पहनाने आई थी, भाभी चूड़ियां पहन रही थी। समर एकदम चुप था। प्रभा शायद उसकी चुप्पी से घबरा गई। उसने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? किसी से लड़ आए हो क्या? क्या बात हो गई? पूछ रहे। समर ने कहा, कुछ नहीं। और वह जिधर देख रहा था उधर ही देखता रहा, एक चक देख रहा है। प्रभा ने पूछा कि क्या वह उस बात पर अभी तक नाराज है? प्रभा की आवाज की आर्द्रता से वह चौंक गया, मानी जो एक सीरियसनेस था वो चौंक गया। उसने कहा, प्रभा मेरी नौकरी छूट गई। सुनकर प्रभा शौक। इतने में नीचे से अम्मा जी की आवाज आई, बहू, अरे बहू जरा नीचे आ बिटिया। प्रभा ने कहा, आई अम्मा जी। समर ने बताया कि प्रेस का मालिक कहते हैं कि 15 दिन का तो काम सीखा, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। और कागज पर 75 रुपए वेतन होगा पर मिलेगा 60, माने पेपर पे 75 दिखेगा बट सैलरी मिलेगा 60 रुपीज। इसी बात पर वह लड़ आया था। उसका मन बड़ा खराब था। प्रभा को भी प्रेस वाले की बात ठीक नहीं लगी। उसने इस विषय में दिवाकर से बात करने के लिए कहा, क्योंकि उसी का नोन में था। समर ने कहा कि अब उनसे क्या कहना, कल आखिरी बार जाऊंगा, जो देगा ले आऊंगा। प्रभा को अम्मा बार बार चूड़ियां पहनने के लिए बुला रही थी। प्रभा नीचे गई। ऊपर से समर देख रहा था, सुन रहा था। अम्मा प्रभा को अपनी पसंद की चूड़ियां पहनने के लिए कह रही है कि आप अपनी पसंद का चूड़ी खरीद लो। उसने मना किया। बहुत सी चूड़ियां रखी होने की बात थी। अम्मा नहीं मानी। समर नीचे गया। उसने देखा प्रभा की चूड़ियां पहनाई जा चुकी है, मैंने चूड़ी पहन ली। प्रभा डर गई थी। वह खिसियानी सी हंसी, हंसने की कोशिश करी थी, फेक हंसी। देखो कैसे लगती है? अम्मा और भाभी को ऐसे बोली कि पसंद है कि नहीं। समर ने पूरी कड़वाहट और तीखेपन से उसे घूरा। झपट कर उसके दोनों हाथ की चूड़ियों से ऊपर से पकड़कर दोनों कलाइयों को आपस में जोर से बजा दिया, लाइक दिस। और मुट्ठी बीच कर उसकी चूड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। चूड़ियों के टुकड़े नीचे गिर गए और वह जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। चूड़ियों के टुकड़े उसकी हथेली और उंगलियों में घुस गए थे। प्रभा की कलाई और समर के हाथ में खून था। चूड़ी वाली अम्मा, भाभी सभी उसे फटी फटी आंखों से देखने लगे, शॉक्ड एकदम। रात को पिताजी ने पूछा, क्या रे समर, तूने तो शायद 10 तारीख से काम करना शुरू किया। समर ने लापरवाही से जवाब दिया कि उसकी नौकरी छूट गई। अम्मा ने कहा कि ऐसा क्यों जाए कि आकाश सहायक पुस्तिका बता रहे, हम तुझसे कुछ मांग थोड़ी रहे हैं। माने वो बोले, ऐसा जानबूझ के क्यों तुम झूठ बोल रहे हो कि नौकरी छूट गई? हम लोग तुमसे थोड़ी ना कुछ मांग रहे हैं। समर ने कहा, साफ साफ तो नहीं मांगा है, लेकिन मतलब है। मतलब क्या है वह मैं भी जानती हूँ। तो बोलते, क्लियरली तो आप लोग नहीं मांग रहे हो, बट मतलब क्या है ये मैं जानता हूँ। यह सुनकर बाबूजी भड़क गए। उन्होंने समर की खूब खरी खोटी सुनाई और बहुत सारा गाली दिया। तुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया सब इसलिए कि आज तो हमारी इज्जत उतारेगा? छाती पर चढ़ चढ़ कर आए। सीधी सीधी बात करो तो काटने की तरफ, पागल कुत्ते की तरह काटता है। सामर ने कहा कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे वो इतना भड़क जाए कि बाबूजी गुस्सा हो। पर बाबूजी का गुस्सा बढ़ता गया। समर ने कहा कि शादी करना नहीं चाहता था, उन लोगों ने जबरदस्ती उसकी शादी की। शोर सुनकर घर के और लोग जमा हो गए। बाबूजी उल्टा सीधा बोल रहे थे। सुबह चूड़ियां पहनाई सो फोड़ दी लाट साहब ने। किसी का अब हक थोड़ी रह गया तुम पर और तुम्हारी बहू पर। मैंने सुबह मेरी बीवी ने चूड़ियां पहनाई तुम्हारी बीवी को, तो तुमने तोड़ दी, थोड़ी ना हक है। तू तो ऐसे चलाए जैसे ईश्वर के पास से। अपने लिए पढ़ ले, अपने लिए कपड़े ले आए, अपनी बहू का साज श्रृंगार हो जाए, बस सब अपना ही अपना है। जब तक कोई कुछ बोले नहीं तब तक सिर पर ही चढ़े जाते हैं। आखिर जब सुनना दुर्भर हो गया तो समर ने पूछा कि वह बहू के लिए कौन सा साज श्रृंगार लाया, माने कौन सा उसका ब्यूटी के लिए कुछ सामान लाया, मेकअप के लिए। बाबूजी को गुस्सा और बढ़ गया। जवाब पर जवाब देने से वे अपमान महसूस कर रहे थे कि मेरा बच्चा मेरे को जवाब कैसे दे रहा है। वे गुस्से से कांपने लगे। बाबूजी समझ अभी अभी संभल भी नहीं रहा। समर अभी संभला भी नहीं था कि उन्होंने लात घूंसे थप्पड़ की बछौर कर दी। बाबूजी मारने लग गए।
हाफते जा रहे थे और मार रहे थे, कहते जाते और दे जवाब, और देगा जवाब, लाख बुढ़ा हूं, हजार मरा गिरा हूं, लेकिन तेरी अकल अभी ठिकाने लगाऊंगा, तू बहुत हाथ से निकल गया। समर चुपचाप घुटते, क्रोध से भूनते हुए पीटता जा रहा था और एक शब्द नहीं बोला। इस बात से वे और क्रोधित हो गए कि बेटा कुछ बोल भी नहीं रहा है। बाबूजी को भाई साहब और अमर ने पकड़ लिया। बाबूजी ने कहा, निकल जा मेरे घर से, हट जा दूर मेरी आंखों से, आंखों से डूब मर कहा कुएं तालाब में कमबख्त। हम तो शुरू से तेरे रंग ढंग देखकर समझ गए थे, अब पढ़ने लगे हैं। झगड़े की आवाज सुन के पड़ोसिन भी आ गई और उन्होंने कहा, और उनसे कहा गया, समर ने कहा कि चला जाएगा, ऐसे बोलकर वह चला जाएगा, उनके सामने बोल दिया। पर बाबूजी को गुस्से में यह पता था कि वे क्या कह रहे हैं। उन्होंने उसे उसी समय निकल जाने के लिए कहा। वो होश में नहीं थे कि क्या गुस्से में बोल दे रहे। उसका सामान निकालने के लिए कहा, अपना सामान उठाकर अपना ठिकाना देखने के लिए कहा कि अपना घर ढूंढ ले, फिर कभी वापस ना आने की बात कही। हमारी तरफ से कहीं मरो बाहर सड़क पर, बस का नहीं सांडों को पालना, माने हमारे बस का नहीं है तुम जैसे सांड को पालना, पढ़ो हमारे पढ़े रहो। अम्मा ने भी डांटकर दो थप्पड़ दिए और कहा, तू चुप क्यों नहीं होता समर, खबरदार जो जुबान से कुछ निकाला बाप को बराबर से जवाब दे रहे बेशरम। इस बार समर ने खूब गरज के कहा, बस अम्मा साफ ही सुनना चाहता हूँ, आज सुन लिया, मुझे खुद ही इस नरक में नहीं रहना है, ना रात का चैन ना दिन की शांति, सब मतलब के माँ बाप है, कल यहाँ से चला जाऊंगा, संभाल लेना अपना राजपाट, माने अपने घर में खुद रहना। पूरा घर समर को कोस रहा था। समर के मन में आया कि क्या राम सीता भी इसी तरह लड़ भिड़ कर घर छोड़कर तो नहीं गए थे, कि राम जी और सीता माँ भी। अंदर ही अंदर वह हंसा और उसके दिमाग में एक तस्वीर कौंती गई। आगे आगे टोने का आगे आगे टोन का बक्सा लादी मैं और पीछे पीछे ठिठकती चलती प्रभा, माने आगे आगे बक्सा लेकर वो चल रहा है, पीछे पीछे प्रभा चल रही है। प्रभा, और शायद उसके पीछे रोता हुआ कुंवर पूरी रात। समर गुस्से से भुनता रहा, मैंने सब सोच रहा है। विचित्र सी आवाजें दिमाग में आई और लग रहा था जैसे दिल की जगह किसी ने भारी पत्थर रख दिया, दिल नहीं है पत्थर है, और उसके बोझ में सांस भी घुट रहा है, जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। जैसे लग रहा था पानी की सतह पर लिटकार किसी ने उसकी छाती पर पाँव रोक दिया, पानी में लिटा दिया और छाती पर पैर रख दिया, ऐसे भारीपन लग रहा था उसे। ऐसा लगता रहा जैसे रात भर पानी बरसता रहा, बार बार चौंक कर उठ जाता कि अभी बंद हुआ या नहीं। प्रभा ने डरते झिझकते उसे छूकर जगा दिया। 4 बज गए हैं, जाओगे नहीं आज? कई बार प्रभा ने समर का माथा छुआ, माथे पर कुछ मलती भी जा रही थी, कुछ लगा रही थी। समर ने उठकर मुंह धोते धोते पूछा, रात को पानी बरसा था क्या? माने वो इतना डीपली कहीं और माइंड में था कि वो क्वेश्चन करे कि रात को क्या बारिश हुआ। प्रभा ने बताया कि नहीं। समर को याद आया कि आज उसे यहाँ घर छोड़ देना है, उसे घर खोजना होगा, कहीं भी कितनी भी मुसीबतें हो। प्रभा ने खाने का डिब्बा चारपाई पे रखा। सवर ने उसे उठाकर जेब में ठूस लिया, मैंने रख दिया। कोट पहनते समय हथेलियों में चूड़ियों के टुकड़े चुभन की तकलीफ थी, मैंने लग रखा था। वह नीचे उतर रहा था, तभी बाहर किसी ने कुंडी खटखटाई। ऊंची आवाज में कहा, तार लेना साहब, कोई मैसेंजर आया। उसे खोला और लिखा क्या था पत्र में, मुन्नी एक्सपायर्ड, मुन्नी मर गई, इसकी बहन नहीं रही। तार की बात सुनकर भाई साहब और बाबूजी घबरा गए। जो तार आया, समर ने बताया, लिखा है मुन्नी मर गई, साफ नहीं लिखा कि उसे मारा गया, माने वो बोल रहे कि मेरी बहन को मार डाला गया। उस तार की प्रतिक्रिया देखे बिना समर भारी मन से चला गया। वह गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी चलती रही और समर खिड़की के बाहर देखता रहा। उस समय उसके मन में एक ही बात कानों में एक ही पेंडुलम की तरह टकरा रही थी, मुन्नी को मार दिया, मरी नहीं मारा। आज समर बहुत हताश सैड था, उसने अपना हाथ माथे पर फेरा, धीरे धीरे हथेली से ठोका ऐसे। गाड़ी अचानक रुक गई, दूसरी ओर स्टेशन आ गया था, उसे वहां उतरना था। वह उस दिन ऐसे बैठा रहा जैसे उतरना ही ना हो, पर रेल ने सीटी दी तो अचानक याद आया कि उसे उतरना है। ऐसे बैठा था पहले कि याद ही नहीं उतरना है, फिर सीटी बजा तो वो उतरा। झट दरवाजा खोला और नीचे गिठिया पर उतर आया प्लेटफॉर्म पे। खाली पटरियों पर पाँव रखा ही था कि देखा इन्हीं पटरियों पर दूसरी दिशा में गाड़ी दिल्ली से चली आ रही है, कोई और गाड़ी आ रही है दिल्ली से। अचानक मन में आया कि यदि वह स्वयं को इसके सामने डाल दे तो, माने सुसाइड कर ले तो जिंदगी की मुसीबतें छुटकारा मिल जाएगी। उसे लगा कि वह इंजन के सामने जा पड़ा है, या उसने क्या किया, उसे लगा बढ़ते इंजन का पंखा उसे छूने लगा, माने उसको ऐसा फील हो रहा है कि बढ़ रहा है इंजन और इंजन का पंखा उसको टच कर रहा है। वह पंखा पकड़ लेता है और प्रभा की निरी सूरत सामने आ जाती है, माने वो सुसाइड करने का ट्रिक समझ रहा है। पंखा छूट गया और वह चीखने लगता है, प्रभा प्रभा। खुले मुंह पर इंजन चढ़ता चला गया और ऐसे लग रहा है कि खुले, माने नीचे का है ना, तो नीचे से तो हवा आ रहा है, उसको लग रहा है उसके मुंह पे हवा छेड़ रही है, और इतने में वो प्रभा प्रभा कर रहा है बट इंजन चल जा रहा है, माने वो सोच रहा है मरा नहीं। सारी तस्वीर सजीव होकर सामने आ गई, उसे लगा वही
कहीं वो ऐसा कर ना डाले, गाड़ी सामने आकर खड़ी हो गई, उसके सामने दो डिब्बे के जुड़ने वाली खाली जगह थी, माने बीच का जगह। मन में आया हैंडल पकड़ के उस डिब्बे में जा बैठूं, और अगले क्षण उसने अपने को मुंबई से विदेशों को जाना सारा आकाश वाले पानी के जहाज में खलासी के कपड़े पहने हुए देखा। फिर वो अपने आप को और एक सेकेंड इमेजिनेशन में देख रहा है, क्या कि वो एकदम खाली आकाश में जा रहे, कोई डिब्बे में बैठा है या फिर वो कोई जहाज में बैठे हुए कोई नए कपड़े पहनकर जा रहे हैं। फिर वह तस्वीर कोपिन पहने, सॉरी, दाढ़ी बनाए, कमंडल लिए साधु के रूप में, फिर वो देख रहा है कि वो साधु बन गया। उसे लगा कि वह काली कमली माने काला कंबल वाला बाबा के आश्रम में कंबल लपेटे पड़ा रहता, कि कोई आश्रम में पड़ा रहे। प्रभा कहीं और बूढ़ी स्त्रियों के साथ आकर खड़ी हो जाती, इतने में देखी कब प्रभा आ गई। हमारे सब सोच रहे कुछ हो नहीं रहे, वो उसे नहीं पहचानती और वह ना पहचान नहीं पहचान गया है, पहचान पाया है। फिर लगा लोग उसे जूतों और लाठियों से पीट रहे हैं। फिर उसको और एक इमेजिनेशन आया कि वो मार खा रहा है, क्योंकि वह नहाती हुई एक जवान औरत को प्रभा के नाम से बुला रहा था, ये भी उसको दिखा। फिर सारी तस्वीरें गायब होकर एक बड़ी तस्वीर आ गई, अखबार में उसकी छपी तस्वीर, प्रिया बेटा समर, मैंने प्रिया बेटा समर, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, एक बार देखने आ जाओ। मैंने अगर वो भाग जाएगा तो क्या होगा। सामने वाली ट्रेन की सीटी से वह चौंक गया, फिर वो होश में आया, उसके आगे वाला पहिया धीरे धीरे घुमा, अगर दो डिब्बे के बीच की खाली जगह में अचानक कूद पड़ू तो ऐसे लग रहा है उसको, या लपक कर हैंडल पकड़ कर डिब्बे में चढ़ जाओ, तो समर के मन में एक ही बात घूम रही है, माने वापस वही फ्लैशबैक वापस आ गया, कूद पर चढ़ जा, कूद पर चढ़ जा, अंदर से आवाज आ रहा है। उसने घबरा कर ऊपर देखा, सारा आकाश डग डग करना घूमने लगा था, मैंने उसका पूरा ऐसे लग रहा है आंखों के सामने पूरा आकाश क्या कर रहा है, घूम रहा है। यहीं पर चैप्टर खत्म होता है अपना, बस। और ये कुछ मरा वरा नहीं, यहीं पर क्या हुआ वो सोच रहे, इतना इमेजिनेशन, वो लड़का ही ऐसा है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म। स्टडी मटेरियल बट बहुत 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 अच्छे से देखिएगा, मार्क्स लूज नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, जिसको अब भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो लोग व्हाट्सएप करिए, आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।